डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग डीएनए की संरचना, आरएनए की संरचना के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक होगा डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक है, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए कहेंगे। देखिए, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, तो आप लोग को जब डीएनए आरएनए बताए होंगे, जब उस टॉपिक को समझे होंगे तो अंतर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक अंतर के बारे में हम लोग जानेंगे। मान लिया जाए ये डीएनए है और ये क्या है, आरएनए है। देखिए, डीएनए जो होता है, डीएनए में अगर शर्करा की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। जबकि आरएनए में कौन सी शर्करा होता है, तो राइबोस शर्करा होता है। राइबोस, ध्यान देंगे, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, और आरएनए में राइबोस शर्करा होता है। डीएनए जो होता है, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, या दो श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, कितने श्रृंखलाएं होती हैं, तो दो श्रृंखलाएं होती हैं, जो दो चेन होते हैं, दो चेन से मिलकर बना होता है। दो श्रृंखलाएं होती हैं और ये दोनों श्रृंखलाएं एक अक्ष के परितः चारों सर्पिलाकार आकार में एक दूसरे पर ऐंठ जाती है। ठीक है, तो डीएनए की रचना होता है इस प्रकार। देखिए यहाँ पर बताया है, ये रहा। ठीक है, तो डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, आरएनए में केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, इस प्रकार। ठीक है, डीएनए जो होते हैं उनके दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे पर जुड़कर द्विकुंडलिनी संरचना बनाती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आरएनए के जो होते हैं, कभी कभी एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो पाई जाती है, ये आपस में कुंडलन का निर्माण कर लेती है। ये आपस में ही आपस में इस प्रकार ऐंठ जाती है और एक कुंडलन का या एक से अधिक कुंडलन का ये निर्माण करती हैं, लेकिन एक ही श्रृंखला से बनता है। जबकि डीएनए में देखेंगे दो श्रृंखलाएं एक दूसरे पर ऐंठती है तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, डीएनए में देखेंगे कि डीएनए जो होता है, डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजनी बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये जो है नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। और आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी बेस होते हैं, तो इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्या होते हैं, यूरेसिल होते हैं। यानी डीएनए में जो थाइमिन पाया जाता है, उसके जगह पर आरएनए में यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए जो होता है, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। यानी डीएनए जो है अपने ही जैसे नए डीएनए उत्पन्न करने की क्षमता इसमें होती है, लेकिन आरएनए में इस प्रकार का नहीं होता। यानी आरएनए जो होता है, इनके अंदर द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, डीएनए जो होता है यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, जो कि माता पिता के जो भी लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है।
लेकिन आरएनए जो होता है यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, केवल अपवाद स्वरूप में वायरस को छोड़कर। वायरसों में आरएनए जो होते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करते हैं, ठीक। जबकि आरएनए में जो पाए जाते हैं ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करते, ठीक है। हाँ, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहन करते हैं। जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती है, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया जब होती है, प्रोटीन निर्माण की क्रिया जब होती है, तो उस समय डीएनए द्वारा दिए गए जो सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को हम आनुवांशिक सूचना कहते हैं। उन्हीं सूचनाओं को ले जाते हैं और फिर प्रोटीन सिंथेसिस क्रिया में सहायक होते हैं, यानी सहायता करते हैं, ठीक है। डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो होता है यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं उन्हीं गुणसूत्रों में डीएनए पाया जाता है। जबकि आरएनए जो होता है यह राइबोसोम में भी पाया जाता है, इसके अतिरिक्त न्यूक्लियोलस में भी पाया जाता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। तो आरएनए यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये रहा डीएनए और आरएनए के अंतर है। लगभग 7-8 पॉइंट्स हम बताए हैं इनके अंतर। तो अंतर याद होना चाहिए, परीक्षाओं में अंतर ज़्यादातर पूछ देता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। तो अगर डीएनए आप बढ़िया से समझे हैं, पढ़े हैं, आरएनए भी सही से समझे हैं, पढ़े हैं, तो अंतर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा कोशिका विभाजन। क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। अगली टॉपिक जो होगी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन है। ये कोशिका विभाजन क्या होता है, ठीक है। अगर कोशिका विभाजन का शाब्दिक अर्थ निकाले तो कोशिका को अलग अलग भागों में बांट लेना है, ठीक है, कोशिका विभाजन कहलाएगा। लेकिन वास्तव में कोशिका विभाजन क्या है, किसे कहते हैं, देखेंगे कि जो कोशिका होती है, सेल होती है, मान लीजिए ये सेल है, ये सेल, ये कोशिका है, और कोशिका के ये जो है कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, और ये जो है न्यूक्लियस केंद्रक। ये साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य कहते हैं, और ये जो है न्यूक्लियस है, केंद्रक होता है। तो कोशिका में ये दो संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, एक दूसरे से बहुत ही अधिक एसोसिएट होते हैं, ठीक है। केंद्रक और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जब एक परिपक्व, एक मैच्योर कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो जो केंद्रक होता है वो विभाजित होता है, और कोशिका साइटोप्लाज्म का भी जो होता है उसका भी वृद्धि होता है, उसका भी विकास होता है। और केंद्रक जो होता है ये एक केंद्रक से 2 अथवा 4 केंद्रकों में विभक्त हो जाता है, और 2 या 2 से अधिक अर्थात 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मात्र कोशिका से, मदर सेल से डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो मदर सेल से डॉटर सेल बनने की क्रिया को ही हम सेल डिवीजन कहते हैं। यही कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। क्या होता है? 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, यही कोशिका विभाजित होती है। इनके केंद्रक भी विभाजित होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म भी विभाजित होते हैं, और एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है अथवा 4 भी बनता है, 4 कोशिकाओं का भी निर्माण होता है। तो इस कोशिका को हम मात्र सेल कहेंगे या मदर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? मदर सेल कहेंगे। और इस कोशिका को हम डॉटर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? डॉटर सेल कहेंगे। तो
भाई जिससे उत्पन्न हुआ जाता है उसे मदर कहा जाता है, और जो उत्पन्न होता है उसे हम डॉटर ही कहते हैं। ठीक है, संतत कोशिका कहेंगे, संतान कहेंगे उसे। तो ये डॉटर सेल है और ये मदर सेल है। तो जब मदर सेल जो होता है, मदर सेल से या मातृ कोशिका से संतत कोशिका बनता है यानी डॉटर सेल बनता है, तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं या कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन क्रिया होने के कारण ही, याद रखिएगा, कोशिका विभाजन क्रिया होने के कारण ही जो भी जंतु होते हैं या जीवधारी होते हैं उनमें वृद्धि होती है। उनकी शारीरिक वृद्धि में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब वृद्धि होती है। ठीक है, इसके अलावा उनके अंदर परिपक्वता भी आता है। ठीक है, मैच्योरिटी भी आती है, कोशिका विभाजन के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। देखिए सेल डिवीजन जो होता है ये मुख्य रूप से 2 होता है। वैसे 9th में सिलेबस में एनसीईआरटी में जो दिया है आप लोगों को केवल 2 ही प्रकार अध्ययन करने के लिए, इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के होते हैं जो कि इंटर में जब आएंगे तो इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। लेकिन 9th में जो सिलेबस में है केवल 2 ही पढ़ना है हम लोग। तो कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक जो होता है देखेंगे, एक को कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसी को माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस डिवीजन, सेल डिवीजन होगा और माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, एक जो होता है उसे कहते हैं समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। ठीक, और एक जो होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। इसी को हम मियोसिस कहते हैं, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के हैं, ध्यान देंगे। समसूत्री विभाजन जिसे हम माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम मियोसिस डिवीजन कहते हैं, सेल डिवीजन। तो ये 2 प्रकार के हैं। इन्हीं 2 प्रकार में को सिंपल में पढ़ना है, उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा जाए तो हमें लग रहा है इसी को 2-3 दिन लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लेवल के अनुसार केवल थोड़ा सा इसमें विशेष चीज़ों को ही बताना है, स्पष्ट करना है। इसमें भी उसी तरह है। तो चलिए समसूत्री विभाजन हम लोग पढ़े पहले। समसूत्री विभाजन क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। समसूत्री विभाजन जो है, समसूत्री विभाजन, ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन है। चलिए समसूत्री विभाजन क्या है? देखिए इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो सम मीन्स होता है बराबर, बराबर की बात यहाँ कर रहा है। सूत्री मतलब सूत्र से बात है, और सूत्र जो होता है कोशिका के केंद्रक के अंदर एक सूत्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। उसी सूत्र की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि समसूत्री विभाजन जो है वह कोशिका विभाजन होता है जिससे मात्र कोशिका से डॉटर सेल यानी संतत कोशिका जो बनता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या उतने ही होती है जितना मदर सेल में होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है तो इनसे जो भी संतान होते हैं, इनसे जो भी संतान उत्पन्न होते हैं, जो भी डॉटर सेल होती है, डॉटर सेल, इन डॉटर सेल में भी गुणसूत्रों की संख्या 2n ही होती है, 2n। ठीक है, एक बार और रिवाइज करेंगे। देखिए समसूत्री विभाजन वह कोशिका विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या
संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही होती है जितनी मात्र कोशिका में होती है। ठीक है, इसीलिए इसको समसूत्री विभाजन कहा गया है। क्योंकि देखिए 2n मदर सेल में है तो संतत में भी है, तो समान है कि नहीं, सूत्रों की संख्या समान है, यानी गुणसूत्रों की संख्या समान है, इसीलिए इसको समसूत्री विभाजन कहा गया है। और समसूत्री विभाजन में याद रखिएगा कि एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन किन अंगों में होता है? तो समसूत्री विभाजन जो होता है, जो भी दैहिक अंग होते हैं, कायिक अंग होते हैं या सोमैटिक ऑर्गन्स होते हैं, उन्हीं में होता है। सोमैटिक ऑर्गन्स अब कौन कौन से हैं? तो हमारे बॉडी में देखेंगे सोमैटिक ऑर्गन्स जो होते हैं, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इसके अलावा इंटेस्टाइन है, स्टमक है। ठीक है, ये सभी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, ये सभी सोमैटिक ऑर्गन्स होते हैं और ये कायिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी सोमैटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। इन्हीं कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो इनकी संख्या जब बढ़ती है तो हमारी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, अंगों का साइज बढ़ना, ये सब में वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन कायिक अंगों में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या जितनी मदर सेल में होता है उतने ही डॉटर सेल में होता है। ये 2n का मतलब क्या होता है ये भी जान लिया जाए। तो 2n देखेंगे बायोलॉजी में, अगर कहीं भी 2n लिखा जाए तो 2n का अर्थ है द्विगुणित, डिप्लॉयड। जब गुणसूत्र जोड़े में पाए जाए, जोड़े के मतलब दो दो की संख्या में पाई जाए तो 2n लिखा जाता है। और जब गुणसूत्र अगुणित होते हैं यानी हैप्लॉयड होते हैं, अकेले पाए जाते हैं, सिंगल पाए जाते हैं, तब n लिखा जाता है। n कहीं भी लिखा जाए बायोलॉजी में तो ये हैप्लॉयड को प्रदर्शित करता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, वो सिंगल होती है। ठीक है, जोड़े में नहीं पाई जाती। और जब 2n लिखा जाए तो द्विगुणित अवस्था प्रदर्शित करती है। द्विगुणित मतलब दो के गुणन में हो, ठीक है, यानी दो दो की संख्या में हो, कहने का मतलब है, तो उसे द्विगुणित कहेंगे, डिप्लॉयड अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो ये 2n है। तो डॉटर सेल में भी देखेंगे 2n है। तो एक कोशिका से देखिए, मदर सेल से दो कोशिका बन गए, दो डॉटर सेल बन गए, तो ये समसूत्री विभाजन में होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 ईस्वी में इसकी खोज की। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो समसूत्री विभाजन की जो खोज है, डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 ईस्वी में पौधों के जो शीर्ष भाग एपेक्स रीजन होता है, उसी एपेक्स रीजन में उन्होंने उसकी जब लंबाई वृद्धि होते हुए देखा, तब उनको अनुभव हुआ कि यहाँ पे कोई न कोई क्रिया हो रही है, जिनके कारण उनके शीर्ष भाग जो होते हैं वो लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन के कारण ही ऐसा होता है। तो डब्ल्यू फ्लेमिंग याद रखिएगा, डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 ईस्वी में समसूत्री विभाजन की खोज की। वो भी पादप कोशिका में देखा सबसे पहले, बाद में पता चला कि जंतुओं में भी समसूत्री विभाजन क्रिया होती है। ठीक है, धीरे धीरे इसके बारे में और डिटेल ज्ञान प्राप्त होते गया। ठीक है, तो ये समसूत्री विभाजन क्रिया है। समसूत्री विभाजन क्रिया के महत्व जान लिया जाए। इनके महत्व क्या है देखेंगे। समसूत्री विभाजन के महत्व क्या है, यहाँ पर उतना डिटेल नहीं बता रहा है। आप देखिए, समसूत्री विभाजन क्रिया जो है, अगर यही 11 में आप होते तो इसको हम डिटेल बताते। इसको 4 फेजेज में बांटते समसूत्री विभाजन को, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये 4 फेजेज में बांटकर जब डिटेल पढ़ाते तो और अच्छा समझ में आता आप लोग। लेकिन 9th में है, यही तक इतना ही जाने तो अभी काफ़ी है आप लोग को। ठीक है, तो ये रहा। दूसरा देखिए, हाँ, इसके महत्व जान लिया जाए। समसूत्री विभाजन के महत्व, ठीक है, समसूत्री विभाजन के महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोटिक डिवीजन, सेल डिवीजन। ठीक है, तो इनके महत्व क्या है? तो पहला महत्व यही होगा कि जो भी मात्र कोशिका होती है, मदर सेल होती है,
एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है और डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या वही होती है जो उनके मदर सेल में होती है। ठीक है, इस प्रकार यानी जब गुणसूत्रों की संख्या समान होगी तो डॉटर सेल के भी अंदर वही लक्षण होंगे जो मदर सेल में थे, कोई परिवर्तन इनमें नहीं होगा। तो समसूत्री विभाजन जो है यह अलैंगिक जनन क्रिया में भी सहायक होता है, याद रखिएगा। अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें भी सहायक होगा। देखते होंगे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने जड़, तना, पत्ती आदि भागों को अपने बॉडी से पृथक कर देते हैं और अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो यही टूटा हुआ हिस्सा पुनः ग्रो कर लेता है और एक नए पादप, एक नए पौधे का रूप धारण कर लेता है। तो ये अलैंगिक जनन विधि है और इस अलैंगिक जनन विधि में जो सेल डिवीजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। तो ये महत्व है। इसके अलावा समसूत्री विभाजन जो भी जंतु हो या पादप हो उनके उन भागों में होता है जहाँ पे वृद्धि हो रही है। जैसे पौधे का ही नई पत्ती निकल रही है तो नई पत्ती जो निकल रही है वहाँ पे जो हो रहा है सेल डिवीजन समसूत्री विभाजन है। पौधे हैं उनकी तना अपने लंबाई में क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, तो उसमें भी समसूत्री विभाजन क्रिया हो रहा है। जड़ है, जड़ अपने लंबाई में मोटाई में वृद्धि कर रहे हैं, वहाँ पर भी समसूत्री विभाजन क्रिया हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये सब समसूत्री विभाजन के ही उदाहरण हैं जहाँ पे ये कायिक अंगों में होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के बारे में डिटेल जानेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल जानना आवश्यक भी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में अध्ययन करेंगे।